नमस्कार दोस्तों, आपको अपनी दिशा आईक्यू स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज हम लोग आगे का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु समझने वाले हैं। यदि आपने हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसे देख लें, वरना यह टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो चूँकि हमने क्या किया है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट पढ़ लिया, इससे पहले भी पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के रासायनिक संयोग का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो इसे क्या पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं कि जब कोई पदार्थ आपस में संयोग करता है, पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। जब कोई पदार्थ आपस में संयोग करती है तो वह एक निश्चित नियम का पालन करती है, जिसे पदार्थ के रासायनिक संयोग का नियम कहा जाता है। इसका मतलब हम लोग समझे कि जब कोई पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, दोनों मिलकर क्या करता है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड यानी जल का निर्माण करता है। तो यह क्या करता है, एक निश्चित नियम का पालन करता है। यह अभिक्रिया एक निश्चित नियम का पालन करता है। जैसे कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि कोई भी जब भी अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ जो है सो द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात यह जो अभिक्रिया है यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पालन करती है। इसके अलावा यह स्थिर अनुपात का नियम भी पालन करती है। इसके अलावा यह गुणित अनुपात का नियम भी पालन करती है और भी नियम का पालन करती है, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। इसका पदार्थ के रासायनिक संयोग के नियम मुख्यतः 5 होते हैं। इसका पहला नियम आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। इस नियम का प्रतिपादन सन 1789 में एंटोनी लवाजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो कोई पूछेगा कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो सन 1789 ईस्वी में। कब? तो सन 1789 ईस्वी में किसने किया था? एंटोनी लवाजे बोलेंगे या फिर लवाजे बोलेंगे, लवाजे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, तो सन 1789 ईस्वी में एंटोनी लवाजे या फिर लवाजे बोलेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, द्रव्यमान संरक्षण नियम का प्रतिपादन किया था। और यह नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी आप चाहे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए, उसमें क्या होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। बल्कि द्रव्यमान क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी H2+O2 मिलकर क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देंगे। चूँकि इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे और यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 4 ग्राम हो जाएगा। कैसे, तो हम बताते हैं। मान लीजिए यह अभिक्रिया है मेरा H2+O2 H2O बनाता है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये संतुलित हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन का मात्रा कितना है। ठीक है, हाइड्रोजन का मात्रा कितना है, तो इसका द्रव्यमान निकालेंगे। इसका द्रव्यमान कितना होगा, 4 ग्राम होगा। इसका द्रव्यमान 4 ग्राम, इसका द्रव्यमान कितना होगा, 16 ग्राम, सॉरी 16 नहीं 32 ग्राम होगा, 32 ग्राम होगा। और इसका द्रव्यमान कितना होगा, 36 ग्राम होगा। कितना होगा, 36 ग्राम। चूँकि आपने द्रव्यमान निकालना सीखा ही होगा। तो फिर यदि इसको जोड़ते हैं, यदि अभिकारक और प्रतिफल दोनों को जोड़ते हैं, यदि अभिकारक और अभिकारक को जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है, टोटल 36 ग्राम मेरा अभिकारक आता है और प्रतिफल कितना है, 36 ग्राम। तो चूँकि अभिकारक और प्रतिफल यहाँ बराबर है, अतः यहाँ पर द्रव्यमान का ना तो निर्माण हुआ और ना ही विनाश हुआ। यह जो है सो नियम कहना चाहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए, वहाँ द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। उसके बाद दूसरा नियम निश्चित अनुपात का नियम, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहा जाता है। और चूँकि इस नियम के अनुसार
इस नियम को पढ़ने से पहले पहले जानेंगे इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो इस नियम का प्रतिपादन सन 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सन 1789 ईस्वी में जोसेफ प्राउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। और इस नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस लॉ किसी भी रासायनिक यौगिक में उनकी अवयवी तत्व का भार हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। अब यह क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उनके अवयवी तत्व का भार हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। हाइड्रोजन क्या है? एक कंपाउंड है। यहाँ पर समझते हैं हाइड्रोजन यानी H2O क्या है? मेरा एक कंपाउंड है, यौगिक है, कंपाउंड है। और इस यौगिक में अवयवी तत्व क्या होगा? यानी जो है सो H2O किस किस से मिलकर बना है? किस किस तत्व से मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। क्या किससे मिलकर बना है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा? 1 होगा। और इस दोनों का यदि अनुपात निकालते हैं यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात निकालते हैं तो 1:8 आता है। इसका मतलब ये हुआ, यही कहने का इसका मतलब ये हुआ कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में उनके अवयवी तत्व का जो भार होता है हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। अर्थात जो H2O में जो H और O का जो रेशियो होगा वह 1:8 होगा। चाहे आप यह जल कहीं से भी लाइए, चाहे आप कहीं से भी इस जल को लाइए, इसका अनुपात जो है सो 1.8 ही होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप चाहे नाली का पानी लाइए या अफ्रीका का पानी लाइए या फिर किसी तालाब का पानी लाइए, उसका जो जल होगा ना, उसका जो रेशियो होगा वह 1:8 होगा। और जो यहाँ पर सेकेंड एग्जांपल है CO2, यानी आप कहीं का भी कार्बन डाइऑक्साइड लाइए, उसका अनुपात होगा, जो भारात्मक अनुपात होगा वो 6:8 होता है। यह नियम करता है। फिर से इसको पढ़ देते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक यौगिक में यानी हाइड्रोजन मान लो है, जल में क्या होता है? जल में उनके अवयवी तत्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है। उनके अवयवी तत्व का जो भार है यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भार है हमेशा एक निश्चित अनुपात में होता है। वह निश्चित अनुपात कितना है? तो 1:8 है, ठीक है। कभी भी जल जो है सो ना इसी अनुपात में होता है। चाहे आप कहीं का भी जल ले लीजिए, उसका जो रेशियो होगा 1:8 होगा। इसीलिए इसको निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है, क्योंकि यह वैल्यू फिक्स होता है, इसीलिए इसको निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। आगे हम लोग सीखेंगे गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चूँकि इस नियम का प्रतिपादन सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था, जो कि ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सन 1803 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने किया था। और इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है तथा आपस में सरल गुणित अनुपात में होते हैं। आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व क्या करते हैं? आपस में अभिक्रिया करते हैं, जो है सो आपस में मिलकर या अभिक्रिया कर दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो क्या होता है? तो उनमें से एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है तथा आपस में सरलतम गुणित अनुपात में होता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यह कार्बन है, कार्बन तथा ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? तो कार्बन तथा हमने कहा कि जब कोई दो या दो से अधिक यौगिक जब कोई तत्व जो है सो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, ठीक है ना। यह दो यौगिक का निर्माण किया। कौन? तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब दो तत्व क्या करते हैं? आपस में मिलकर या अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के
निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसका भी रेशियो निकालेंगे, इसका भी रेशियो निकालेंगे। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का रेशियो निकालेंगे यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग रेशियो निकालेंगे यानी यहाँ पर कार्बन रेशियो O2 हो जाएगा। यहाँ पर जो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है, 12 होता है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन तो इसका द्रव्यमान 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर कि यहाँ पर जो कार्बन का द्रव्यमान है, यहाँ पर सॉरी आपको नहीं दिख रहा था, यहाँ पर जो कार्बन का द्रव्यमान है, यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले कि कार्बन तथा ऑक्सीजन का हमने द्रव्यमान, दोनों का द्रव्यमान का रेशियो निकाला। यहाँ पर कार्बन तथा ऑक्सीजन का यहाँ पर भी हमने निकाला, इसका रेशियो निकाला। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि कार्बन जो है ना, कार्बन का जो द्रव्यमान है दोनों ओर समान है, लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान देखो भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि एक तत्व का, ध्यान से सुनो, एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ध्यान यहाँ पे देखो, एक तत्व का यानी ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरा तत्व कौन है, कार्बन है। तो एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान यानी कार्बन से संयोग करता है। देखो इसका द्रव्यमान निश्चित है कि नहीं, यहाँ भी बड़ा है, यहाँ भी बड़ा है। तो वही कहता है कि एक तत्व का भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान, देखो यहाँ 16 है, यहाँ 32 है। तो ऑक्सीजन का भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान 12 इसे संयोग करती है तो आपस में सरल गुणित अनुपात में होता है। यानी इस दोनों को जो है सो यदि हम लोग रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे तो कितना होगा, 1:2, जो कि एक सरल अनुपात है। क्या है, एक सरल अनुपात है। तो आशा करता हूँ कि यह समझ गए होंगे। फिर से यदि पढ़ देते हैं कि इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर जो है सो दो या दो से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उनमें से एक जो तत्व का विभिन्न द्रव्यमान जो होगा ना, वह दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, जैसे कि हमने बताया कार्बन का द्रव्यमान निश्चित था, उससे संयोग करता है। क्या करता है, दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है तथा आपस में सरल गुणित अनुपात में होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल में भी बताया गया है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे व्युत्क्रम, जो कि रासायनिक संयोग का चौथा नियम है, व्युत्क्रम अथवा तुल्य अनुपात का नियम यानी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था, तो इस नियम का प्रतिपादन रीचर नामक वैज्ञानिक ने किया था। और चूँकि इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब दो तत्व यानी जब दो अलग अलग तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान यानी जब दो अलग अलग तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किस तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है, तो यानी जब दो तत्वों का भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है तो उसी अनुपात में वे आपस में भी संयोग करेगी। अब इसका कहने का क्या मतलब है, हमने पढ़ा कि जब दो तत्व यानी जब दो अलग अलग तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है तो उसी अनुपात में वे आपस में भी क्या करेगी, संयोग करेगी। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले दो तत्व ले लेंगे जिसका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया और दूसरी तरफ क्लोरीन लिया। तो टॉपिक में दिया है कि जब दो अलग अलग तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, यहाँ पर हाइड्रोजन का भी द्रव्यमान अलग होता है, क्लोरीन का भी द्रव्यमान अलग होता है। तो जब दो अलग अलग तत्वों का भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से क्या करता है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या करता है, किसी तीसरे तत्व सोडियम से अभिक्रिया करता है। यानी जब दो अलग अलग तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करती है तो क्या करती है, संयोग करती है तो वे आपस में भी क्या करेगा, आपस में भी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भी उसी अनुपात में क्या करेगा, संयोग करेगा।
अब समझ नहीं आया होगा आपको, लेकिन हम समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या कौन सा यौगिक बनाएगा, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेगा तो कौन सा यौगिक बनेगा, तो HCl बनेगा। और जब सोडियम और क्लोरीन मिलकर बनेगा तो सोडियम क्लोराइड बनाएगा। जब हाइड्रोजन और सोडियम मिलेगा तो हाइड्रोजन सोडियम बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सोडियम सोडियम मोनोहाइड्रेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग रेशियो निकालेंगे। इसका रेशियो यहाँ पर आएगा, इसका कितना आएगा, इसका 23 आता है। 23 रेशियो कितना आएगा, इसका द्रव्यमान का हम लोग अनुपात निकाले हैं। तो सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23, और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर सोडियम का द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है। अब यहाँ निकालेंगे, यहाँ पर भी सोडियम का द्रव्यमान 23 होता है और हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्लोरीन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 35.5 होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको देखने को ये मिलता है कि यहाँ पर जो सोडियम का द्रव्यमान है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम, इसका द्रव्यमान सेम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर क्लोरीन है। तो क्या करता है, यह उसी अनुपात में संयोग करेगा, यानी यह भी 1 रेशियो जो है सो 35 यानी 1 रेशियो यानी 1 अनुपात जो है सो 35.5 अनुपात में यह क्या करेगा, संयोग करेगा। आप आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग 5वां नियम पढ़ेंगे, जिसे गैल-लुसेक का नियम कहा जाता है। अब चूँकि इस नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसको पहले जानते हैं। तो गैल-लुसेक ने सन 1808 ईस्वी में गैसीय अभिक्रियाओं पर किए गए प्रयोग के आधार पर क्या किया, गैल-लुसेक ने सन 1808 ईस्वी में गैस पर विभिन्न अभिक्रिया की, जिसके आधार पर क्या हुआ, एक नियम का प्रतिपादन किया गया, जिसे गैल-लुसेक का गैसीय आयतन का नियम कहा जाता है। और चूँकि इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों गैस हो तो क्या कहता है, मान लीजिए कोई केमिकल्स रिएक्शन है, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, और उसमें क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक यानी अभिकारक और प्रतिफल क्या हो, अभिकारक और प्रतिफल दोनों गैस हो तो उनके आयतनों का जो अनुपात होता है वह सरल पूर्णांक होता है। इसको समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोग नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। इसको बैलेंस कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। इसके लिए हमें यहाँ 2 और यहाँ 3 लगाना होगा। यह अभिक्रिया हमारा बैलेंस हो गया। अब देखेंगे, चूँकि यहाँ नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और अमोनिया भी क्या होता है, गैस होता है। तो वहीं क्या कहता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, यह क्या है, अभिकारक, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल, यह क्या है, प्रतिफल है, दोनों गैस हो तो क्या है, दोनों अपकोष्ली दोनों गैस है, दोनों गैस हो तो उनके जो आयतन का अनुपात होता है वह क्या होता है, सरल पूर्णांक होता है। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का आयतन कितना होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता, 1, यहाँ पर नाइट्रोजन का आयतन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन का आयतन कितना होता है, 3 होता है, और यहाँ पर अमोनिया का आयतन कितना होगा, 2 होता है। अब देखो यह सरल पूर्णांक में है कि नहीं। तो यही कहने का मतलब है कि इस नियम के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल दोनों गैस होना चाहिए, दोनों गैस हो तो जो उनके आयतन जो होता है ना, वह सरल पूर्णांक में होता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।